भाइयों और उनकी बहनों, सबसे पहले तो मेरा सत सत नमस्कार। इस शुभ दिवाली पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, आई एम एन अंडरग्रेड स्टूडेंट ऑफ IIT दिल्ली। इस वीडियो का टाइटल देखकर आप तो जान ही लिए होंगे कि मैं आज किस पे बात करने वाला हूँ। व्हाट डिड आई डू व्हेन 3 or 4 months वर लेफ्ट इन JEE मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट एग्जामिनेशन। सबसे पहले तो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, सो आई विल रिकमेंड यू नॉट टू ब्लाइंडली फॉलो इट। पर जो चीज़ आपको अच्छी लगे वो उसे फॉलो कीजिए, जो चीज़ आपको नहीं अच्छी लगे वो अपनी फॉलो कीजिए। चलिए तो फिर शुरू कर। अब जब मैं इस कंडीशन में था, जब मेरी JEE मेंस के अटेम्प्ट की फर्स्ट एग्जामिनेशन आने वाली थी, तब मैं 3 चीज़ करता था। फर्स्ट खेलना, दूसरा खाना, तीसरा सोना। नहीं, झूठ बोल रहा है। तो इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने ढेर सारी वीडियो देखी है विद सो कॉल्ड प्रॉपर स्ट्रैटेजी, पर उनमें से एक में भी मुझे समझ नहीं आया कि एग्जैक्टली करना क्या है। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। तो आज मैं आपको कुछ 3-4 चीज़ बताने जा रहा हूँ, उसे लिख लीजिएगा। तो फर्स्ट वन इज टाइम टेबल। अब ढेर सारे बच्चे क्या करते हैं, इस समय पे भी कभी भी कुछ भी बुक ले लिया, कभी भी कुछ भी नोट्स उठा लिया, कभी भी कुछ भी पढ़ने लगते हैं। शुरुआत में मेरे साथ भी ऐसा होता था, पर बाद में आई रियलाइज टाइम टेबल इज द बेस्ट वे टू डू थिंग्स। कुछ बच्चे पूछेंगे वाई इज टाइम टेबल नेसेसरी। अब मैं बताता हूँ कि टाइम टेबल क्यों ज़रूरी है। मान लीजिए आपने 2 घंटे का स्लॉट लिया जिसमें आपको NCERT पढ़ना है। 1 घंटा आपने पढ़ा, आपका कुछ मन नहीं लगा, आप मैथ उठा लिए। आपका कुछ नहीं मन लगा, आप केमिस्ट्री उठा लिए। आपका कुछ नहीं मन लगा, आपने फ़ोन खोल लिया, यूट्यूब चैनल लगे, इंस्टाग्राम चैनल लगे, जो कि कॉमन है आजकल। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि भैया मुझसे तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम कंट्रोल होता ही नहीं है। मेरे साथ भी होता था, सबके साथ होता है कि कंट्रोल नहीं कर पाओ। लेकिन जो आप कर रहे हैं वो आपका ड्रीम नहीं, बल्कि आपके मम्मी पापा का भी ड्रीम है। तो मम्मी पापा जो आपके लिए ड्रीम सोच रहे हैं, उसके लिए उन्होंने जितना स्ट्रगल किया है कम, मतलब दे आर डूइंग एवरीथिंग फॉर यू ओनली। जब वो आपके लिए इतना कुछ कर सकते हैं तो आप छोटी सी चीज़ यूट्यूब और इंस्टाग्राम तो त्याग कर ही सकते हो। आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती है, आपकी मम्मी आपका सारा चीज़ करती है, आपके पापा आपके लिए सब चीज़ करते हैं, पढ़ाई का पैसा देते हैं, सारे चीज़ करते हैं। आपको बस कुछ नहीं करना, आपको बस बैठना और पढ़ाई करना है। सो इसीलिए ये सब चीज़ को दूर रखिए अभी और पढ़ाई कीजिए। अगर आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तो आपसे ज़्यादा खुशी आपकी मम्मी और पापा को होता है कि हाँ मेरा बेटा या बेटी ने कुछ किया है तो मुझे गर्व होगा। इसीलिए टाइम टेबल इज़ नेसेसरी। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि जब मैं उस स्टेज में था तो मैंने अपना टाइम टेबल कैसे बनाया था। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड वेक अप एट 8 or 9 o'clock, क्योंकि मैं रात में पढ़ता था 2-2:30 जो भी है, उस 9 बजे तक उठता था। 9 बजे से मैंने फिजिक्स वाला का क्रैश कोर्स लिया हुआ था, तो 9 से 11 या फर्स्ट क्लास चलता था, 11 से 1 सेकेंड क्लास चलता था, और थर्ड क्लास रहता था 1 से 3। तो अब 6 घंटे का कुल रिकॉर्डेड वीडियो आता था, क्योंकि रिकॉर्डेड था इसीलिए मैं 2x पे देखता था। तो 6 घंटे का लेक्चर मैंने 3 घंटे में देख लिया। अब 3 घंटे में देखने के बाद मैं जो भी 1 घंटा या 2 घंटा जो भी फॉर्मूला रिवाइज करना उस चैप्टर से रिलेटेड जो पढ़ाया गया, या नोट्स पढ़ना या नोट्स बनाना, जो भी 2 घंटे में, तो 9 से 2 मान लीजिए, तो 5 घंटा मैं इस सब में लग गया। अब मैं क्या करता था, 2 से 2:30 यानी कि 2:30 तक ब्रेक लेता था, टीवी वगैरह या लंच करने वाला। 2 से 2:30 में ब्रेक लिया। अब 2:30 से 5:30 मैं क्या करता था, 2:30 से 5:30 कुछ दिमाग लगाने वाला सॉल्व करता था, या फिर फिजिक्स हो गया, या केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, या फिर मैथ्स वगैरह। मेरा पर्सनली मैथ्स फेवरेट था, तो मैं मैथ्स इस लॉट में ज़्यादा सॉल्व करता था। अब 2:30 से 5:30 हो गया। अब 2:30 से 5:30 के बाद मैं 1 घंटा क्रिकेट खेलता था। एक ऐसा वर्क होना चाहिए आपके पास जो आपका स्ट्रेस बस्टर हो। स्ट्रेस बस्टर यानी क्या कि अभी इतनी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, इतना ज़्यादा स्ट्रेस होगा आपके दिमाग पे, ये पढ़ना है, ये करना है, रैंक लाना है, इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। तो वो सबको स्ट्रेस फ्री करने के लिए एक काम होना चाहिए जिसमें आपका खुद दिल लगा के मन लगे, और फिर उससे आप फ्री हो सके बाकी सारी दुनिया से। अब मैं 6:30 बजे तक खेल कर आ जाता था। 6:30 से मैंने 10-15 मिनट जो भी इनलाइटमेंट वगैरह लिया। अब उसके बाद मैं बैठ जाता था 6:45 या 7 o'clock तक जो भी है। अब वहाँ से 2 घंटा मैं NCERT पढ़ता था। NCERT इज़ मस्ट, वो मैं अगले पॉइंट पे कवर करूँगा। 7 से 9 मैंने NCERT पढ़ा, फिर 9 से 9:30 मैंने ब्रेक लिया, उसमें डिनर वगैरह किया, टीवी वगैरह देखा। 9 से 9:30, फिर 9:30 से 12:30 फिर एक लॉट लेता था जिसमें सॉल्व करना है। अब उसमें मैं क्या करता था, उसमें PYQ सॉल्व करता था, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट इज़ मस्ट।
9:30 से 12:30 लिया, फिर 10-15 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर 12:45 से 2 बजे या 2:30 तक ब्रेक लेने के बाद 12:45 से 2 बजे या 2:30 बजे तक जितना भी होता था उसमें मैं क्या करता था, उसमें जो वीक चैप्टर्स थे यानी कि जिसमें आपको कमजोरी लग रहा है या आप नहीं बना पा रहे उस चैप्टर्स के क्वेश्चंस, या फिर जो आपका बैकलॉग है, यानी मेरा बैकलॉग बहुत सारा था, मैं बताऊंगा आपको किसी अगले वीडियो में या अगली बार, कि 11th मेरा बहुत ज़्यादा वीक था, 12th मेरा कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग था, जो सबका मैक्सिमम होता ही है क्योंकि 11th में कम सीरियस होते हैं बच्चे, 12th में आके ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। तो मेरा 11th जो वीक चैप्टर्स था उसको मैं सॉल्व करता था रोटेशन वगैरह, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। इसी पॉइंट पे मैं कवर करना चाहूँगा कि बच्चे क्या करते हैं ना, वो स्लीप को डिप्राइव करते हैं, यानी कि पढ़ाई के लिए आप स्लीप डिप्राइव मत कीजिए, 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप इज़ मस्ट, लेना ही चाहिए। अगर स्लीप डिप्राइव कीजिएगा तो आपका टेस्ट पे नंबर्स अफेक्ट होंगे, तो स्लीप डिप्राइव मत कीजिए। आपका जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो आप करते हैं आप उसे नोट डाउन कीजिए। मान लीजिए आप टाइम टेबल बनाया आपने 14 आवर्स का, मान लीजिए 14 आवर्स का आपने टाइम टेबल बनाया, 14 आवर्स काफ़ी है, 14 आवर्स काफ़ी है। बहुत बच्चे बोलते हैं मैं 16-17 आवर्स पढ़ता हूँ, दैट्स ओके, बट अगर आप 14 आवर्स मन लगा के पढ़ेंगे दैट विल बी मोर देन इनफ, कि अगर आप 16 आवर्स 17 आवर्स टाइम टेबल में लेके चल रहे हैं और इधर उधर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो 14 आवर्स लेके चलिए। और मान लीजिए पहला दिन 14 आवर्स नहीं होगा, मेरा आज तक कभी भी टारगेट अचीव नहीं हुआ 14 आवर्स या 13 आवर्स जितना भी रहता था, मैंने आज तक कभी 13-14 आवर्स नहीं किया। लेकिन हाँ, अगर 13-14 आवर्स आपने टारगेट लिया तो मिनिमम 12.5 आवर्स या 13 आवर्स तक आपका कंप्लीट होना चाहिए टारगेट। अगर टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आप फिर पेन पेपर लीजिए और उसमें लिखिए कि किन कारणों की वजह से आपका ये टारगेट अचीव नहीं हुआ है। अब आता हूँ सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट इज एनसीईआरटी एंड नोट्स। बहुत बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं, मतलब मैं भी इग्नोर करता था, ऐसा बात नहीं है, लेकिन बाद में लेटर हाफ ऑफ द 12 आई अंडरस्टूड एनसीईआरटी इज मस्ट। एनसीईआरटी जो नहीं पढ़ता है उसमें जेईई मेंस में स्पेशली या जेईई एडवांस में भी एनसीईआरटी से सीधे लाइन बाय लाइन क्वेश्चन उठाकर आ जाता है। अब एनसीईआरटी से जो लाइन उठाकर आता है वो आपको नहीं मिलेगा, कोई भी जनरल बुक में ले लीजिए, कोई भी बड़े बड़े ऑथर्स में ले लीजिए, एनसीईआरटी का जो परफेक्ट लाइन है वो आपको किसी और बुक में नहीं मिलेगा। तो एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए। बहुत बच्चे क्या करते हैं, पॉला ब्रूस, इरोडो इसे पढ़ने के लिए जाते हैं, बहुत सारे हाइप बना के रखा है लोगों ने कि ये सब बड़ा बड़ा बुक पढ़ने से जेईई एडवांस या जेईई मेंस क्लियर होता है। मैंने आज तक कभी भी ये सब जो फॉरेन ऑथर्स वाला बुक है ज़्यादा सॉल्व नहीं किया। आई एम नॉट टेलिंग दैट फॉरेन ऑथर्स आर बैड, फॉरेन ऑथर्स वाली बुक जैसे इरोडो हो गया सॉल्व किया थोड़ा बहुत, पॉला ब्रूस मैंने नहीं पढ़ा, MS चौहान मैंने पढ़ा है, तो इट्स नॉट दैट फॉरेन ऑथर्स आर बैड। लेकिन फॉरेन ऑथर्स की बुक में इतना सारा चीज़ ही दिया हुआ ना कि कभी कभी बच्चे क्या करते हैं ना कि वो सब पढ़ने के चक्कर में बियॉन्ड सिलेबस चल जाते हैं। देयर इज नो नीड टू गो टू बियॉन्ड सिलेबस। जेईई एडवांस का सिलेबस, जेईई मेंस का सिलेबस फिक्स्ड है, उसी के अंदर पढ़िए, जितना पढ़ना है इन डेप्थ पढ़िए, लेकिन सिलेबस के बाहर नहीं जाना है। ऐसा मत सोचिएगा कि फॉरेन ऑथर्स पढ़ रहा हूँ तो एकदम मास्टर्स करना, अभी मास्टर्स नहीं करना, अभी बस एग्जाम क्लियर करना आपको। बैक टू द टॉपिक। अब मैं एनसीईआरटी के बारे में बोल रहा था। प्रतिदिन 2 या 3 घंटा निकालिए, आप एनसीईआरटी पढ़िए लाइन बाय लाइन, और हो सकता है अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो वो जो आपने एनसीईआरटी से जितना भी 15-20 पेज पढ़ा एक दिन में, वो आप कोई कॉपी छोटी सी बनाइए और उसमें लिख डालिए। मैं भी पर्सनली ये लिखता था और मुझे काफ़ी कुछ हद तक याद रहता था। अब जो मैं थर्ड थिंग बताने जा रहा हूँ ना, उसे सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। अब आप लोग सच बताना, कितने ही हैं जो अभी के समय मॉक टेस्ट देते हैं, हर वीक में 2। मैं भी देता था, हर वीक में मेरे तो 3-4 हो जाते थे मॉक टेस्ट, क्योंकि मेरा सिलेबस कंप्लीट था, बेसिक कंप्लीट था, मुझे बस मेंस के लिए रिवाइज करना था। तो मैं 2 मेंस 1 एडवांस का प्रति वीक टेस्ट देता था। अब आप भी दिया कीजिए, मॉक टेस्ट इज मस्ट, ये याद रखिएगा। अब मॉक टेस्ट से होता क्या है, मॉक टेस्ट से आपको पता चलता है कि आपका टेस्ट का टेम्परामेंट कैसा है। मान लीजिए कि आप जो कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, आपका जो कॉन्सेप्ट लैगिंग है, वो मॉक टेस्ट से ही पता चलता है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, मुझे कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है। बहुत बच्चे कैलकुलेशन में ही फंस जाते हैं। आजकल मेंस में नया पैटर्न लॉन्च हुआ है कि केमिस्ट्री में का जो न्यूमेरिकल है उसमें बहुत ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन था। 2021 में बहुत सारा लेंथी कैलकुलेशन था। तो अगर आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे, मॉक टेस्ट नहीं देंगे, तो इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ फंस रहे हैं। तो इसीलिए मॉक टेस्ट देना जरूरी है। अब कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि पहले सिलेबस खत्म कर लेता हूँ, नहीं यार उसके बाद मॉक टेस्ट दे दूंगा, क्या दिक्कत है। पहले रोटेशन पढ़ा, फिर 12th कब पढ़ा। अब कुछ बच्चे सोचेंगे अरे भाई वो वाला सिलेबस खत्म नहीं हुआ, वो वाला पहले खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद मॉक टेस्ट दे दूंगा, क्या दिक्कत है। अब वो सब खत्म करते करते ही आपका आ जाएगा एग्जाम और आप दे नहीं पाएंगे मॉक टेस्ट। तो
आप आज ही से प्लानर बना लीजिए एक वीक का कि आप किन 2 दिनों में टेस्ट देंगे। अब 2 दिन क्यों? 2 दिन इसीलिए क्योंकि एक दिन आपको मॉर्निंग शिफ्ट देना है, दूसरे दिन आपको इवनिंग शिफ्ट देना है। मान लीजिए आपने वेडनेसडे को चुना और संडे को चुना, मैं यही 2 दिन मोस्टली चुनता था। तो वेडनेसडे को आपको दे देना है मॉर्निंग शिफ्ट, संडे को दे देना है आपको इवनिंग शिफ्ट। इससे क्या होगा कि ना कि आपका जो एग्जाम में 9 से 12 और 3 से 6 वाला जो लॉट है ना, उसमें आपकी बैठने की आदत बन जाएगी। आपका सिलेबस नहीं खत्म हुआ है तब भी दीजिए मॉक टेस्ट। मान लीजिए कि आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ, मैं मान रहा हूँ कि आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ, ओके, तो आपको डर लग रहा होगा। लेकिन क्या होगा कि मान लीजिए वहाँ जो आपने क्वेश्चन देखा, पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा आप, और नहीं बन रहा है क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है, वो सिलेबस तो आपसे नहीं बन रहा है, तो वहाँ पे प्रेशर हैंडल करने का जो सिचुएशन है ना, वो वहाँ उस समय समझ में आएगा। अब बहुत सारा क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका सिलेबस खत्म हो गया, तब भी क्वेश्चन मान लीजिए हार्ड आ गया या कुछ फॉर्मूला आपसे मिस हो गया, तो वहाँ पे नहीं बनेगा। तो वहाँ जो नहीं बनेगा उसका जो प्रेशर हैंडल होगा ना, ये मॉक टेस्ट में अच्छे से प्रेशर हैंडल करना सीख जाइएगा। बहुत सारा क्या करते हैं बच्चे, जो कैलकुलेशन मिस्टेक के बारे में मैंने बताया, तो वो कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज़्यादा होता है। मतलब अगर आप 4 - 1 जोड़ दीजिए तो 5 नंबर अगर आप लॉस कीजिएगा ना, तो बहुत ज़्यादा रैंक ऊपर नीचे हो जाता है, और मेंस में कंपटीशन इज़ रियली वेरी टफ। अब ये तो हुआ 3 बात। अब मैं इसके अलावा भी कुछ बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपना शेड्यूल को बहुत ज़्यादा हेक्टिक करते हैं। अब मान लीजिए कि उनका 10 या 15 मिनट भी खराब हो जाएगा, तो वो अपना दिमाग खराब कर लेते हैं। उस दिमाग खराब के कारण आपका 1 या 2 घंटा और वेस्ट हो जाएगा। तो इतना मतलब मूड को लाइट रखना है, अपने मम्मी पापा से बात कीजिए, कुछ कन्वर्सेशन कीजिए, कुछ काम कीजिए, थोड़ा बहुत ही सही। यहाँ पे प्रेशर होता है मानता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत सही 10-15 मिनट कुछ भी काम कर दीजिए, मम्मी का कुछ मदद कर दीजिए, तो उससे आपका मूड लाइट रहेगा। हाँ, और 1-2 बात, मान लीजिए कि आपका सिलेबस खत्म हुआ और जिनका नहीं भी खत्म हुआ उनको मैं बता दूं कि आप अपना NCERT और नोट्स रिवाइज करते रहिए और अच्छे से मॉक टेस्ट देते रहिए। हाँ, एक बात मैं भूल गया कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि मॉक टेस्ट देना जरूरी है। एनालिसिस का मतलब क्या कि मान लीजिए आपके 168 नंबर आए, अब मैं मान रहा हूँ कि 168 नंबर आए तो कट गए 132 नंबर। और 132 नंबर कटे तो कहाँ कटे, फॉर्मूला रिवीजन में गलती हुआ, या मैं उस कंसेप्ट में लैग कर रहा हूँ, या मेरे वो चैप्टर वीक है जिससे वो क्वेश्चन आया, या मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, या मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। तो वो सब अगर आप कीजिएगा ना, तो मान लीजिए आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो आप अपना स्पीड इंक्रीज करने का सोचिए। मान लीजिए आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ तो आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस कीजिए। मान लीजिए कोई चैप्टर आपका वीक है तो उस वीक चैप्टर को आप अपने एक टाइम निकाल लीजिए और उसमें सॉल्व करने का प्रैक्टिस कीजिए। इससे करने से क्या होगा कि आपका जो स्कोर बूस्ट होगा वो, और जो कॉन्फिडेंस आएगा वो इमेंस। लास्टली मैं जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा अभी फैमिली से, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होगा रैंक का, आपका भी कुछ एक्सपेक्टेशन होगा, ये सब को थोड़ा सा साइड में रखिए। और एक बात कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो डू कमेंट डाउन बिलो, और अगर आपको मुझसे प्राइवेटली बात करना है तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं @KRSMSD, जिन्हें नहीं पता मैं बता दे रहा हूँ। और भगवान पे भरोसा रखिए, आज शुरू कीजिए। थैंक यू, हैप्पी दिवाली वंस अगेन।